जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगली क्लास जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि दिस इज़ द डिफरेंट क्लास जिसमें कि इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आया हूं। और ये पांचवी क्लास है जिसमें कि हम सिंगल लाइन क्वेश्चंस को इसमें कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें कि एक एक करके वो सिंगल लाइन क्वेश्चंस, जिसमें कि मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में भी आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको इसके आंसर पूरे फुल एक्सप्लेन के साथ में कंप्लीट करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ में अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर स्टडी कॉन्सेप्ट पर, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के, और एक के बढ़कर एक सभी क्वेश्चंस इसमें मैं आपके साथ में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जीएस लेक्चर्स की क्लास ढूंढ रहे हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे आपको वो सारी क्लासेस मिलने वाली हैं जो कि आपको इंडियन हिस्ट्री का जीएस लेक्चर इस पर कंप्लीट आपको मिल जाएगा, जो कि आपको मिल रहा है 99 रुपीज़ पर मंथ में। लेकिन ये कोर्स प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है जो कि 50% डिस्काउंट में आपको ये अवेलेबल है पर मंथ में। 49 रुपीज़ पर मंथ में ये आपको मिल जाएगा अभी, जो कि 99 रुपीज़ पर मंथ का है। 49 रुपीज़ पर मंथ में ये अभी हाल ही में मिल रहा है, जो कि ऑफर प्राइस है अभी और कुछ समय के लिए है। तो फटाफट मेरे एप्लीकेशन स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल, जिससे कि आपको वो सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट मिलेगी। और साथ ही साथ में इसके लेक्चर्स के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फटाफट आप डाउनलोड करके इससे प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करें, ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे टाइप आपको करना है स्टडी कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको डायरेक्टली सीधे की सीधे आपको स्टडी कॉन्सेप्ट का ऐप मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें कि पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। वो कौन सा विदेशी यात्री था जो कि भारत में सबसे पहले आया था। आप इसका आंसर दीजिए, दिस इज द करेक्ट। और बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है मैगस्थनीज। कौन आया था? मैगस्थनीज सबसे पहले भारत आया था, याद रखिएगा, मैगस्थनीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज ये किसके शासन काल में आया था? ये आया था मौर्य डायनेस्टी में। मौर्य एम्पायर जब था तो मौर्य एम्पायर के समय में ये सबसे पहले भारत में आया था। और मौर्य एम्पायर में ये उस समय का जो एंटिलोकॉडिस था उसका ये राजदूत था। कौन था ये? राजदूत बन के भारत में आया था। और ये मौर्य एम्पायर के जो दरबार था उसमें ये दूत बनकर यहाँ पर रहा था मेगास्थनीज। और इसी ने एक किताब लिखी थी मौर्य एम्पायर के ऊपर, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका किताब मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखी गई थी। मौर्य एम्पायर के शासनकाल के बारे में पूरा विवरण आपको इंडिका में मिल जाएगा, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिख रहा है, जो कि है शून्य की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किसने की थी, यह क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा जीरो की खोज की गई थी। और आर्यभट्ट किसके शासनकाल में था? कौन कौन किसके एम्पायर में? ये नवरत्नों में से एक ही गिना जाता था। तो इसको भी आप नोट कीजिएगा, ये वर्धन एम्पायर, ठीक है ना, इसको भी आप नोट कीजिएगा। वर्धन एम्पायर के समय में ये था कौन? आर्यभट्ट, जिसने की खोज की थी। वर्धन एम्पायर की शुरुआत देखी जाए तो ये वर्धन एम्पायर पुष्यभूति जो डायनेस्टी है उसी को वर्धन एम्पायर कहा जाता है। और वर्धन एम्पायर में हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आर्यभट्ट था, और आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हमें
दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। मतलब क्या उपयोग में लाए जाते थे ये पूछा गया है, बताइए क्या उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल की बात हो रही है ये, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो है महापाषाण काल में, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई यहाँ पर समाधियां मिलती थी। क्या महापाषाण काल यानी कि मेगालिथिक एज, जिसको कि इंग्लिश में मेगालिथिक यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियों के जो हमें साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत में, उससे ये जानकारी मिलती है कि ये जो महापाषाण संस्कृति थी ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व कहाँ पे थी, ये दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो कब्रें मिली हैं, जो समाधियां मिली हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई थी। किससे? बड़े पत्थरों से, बड़े पत्थरों से ये घिरी हुई थी, सॉरी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई जो कब्रें थी या फिर समाधियां थी, उनको वो जो एज था, वो जो एरा था, वो एरा कहलाता था मेगालिथिक एरा या फिर मेगालिथिक एज, यानी कि महापाषाण काल कहलाता था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, किस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। यानी कि 15 भारतीय भाषाओं में एक पुस्तक का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन हो चुका है, और साथ ही साथ में 40 विदेशी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया जा चुका है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है, जो कि विष्णु शर्मा जी ने इसको लिखा था, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो 15 इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेट्रिक्स। न्यूमेट्रिक्स जिसको कहते हैं ये क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो न्यूमेट्रिक्स क्या है ये बताना है। न्यूमेट्रिक्स जो कहते हैं वो कहते हैं सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। यहां पे अगर बात की जाए तो जो क्वाइंस हैं, क्वाइंस और मेटल की जो स्टडी होती है उस स्टडी को न्यूमेटिक्स कहा जाता है, उसके अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसको है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। चाल्कोलिथिक जो एज है वो किसको कहा जाता है ये पूछा गया है। तो बताइए चाल्कोलिथिक एज किसको कहा जाता है। तो चाल्कोलिथिक एज जो होता है वो कॉपर मतलब ताम्र पाषाण, एक इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण जो एरा होता है, ठीक है ना, उस एरा को कहा जाता है चाल्कोलिथिक। यानी कि ये महापाषाण काल और उस समय तांबे की खोज हो चुकी थी, और तांबे के यहाँ पर जो एपरेटस थे, उपकरण थे, वो बनना चालू हो गए थे। तो उस एरा को चाल्कोलिथिक एज या फिर इसको ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण जो युग है उसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया है, स्वप्न वासनदाता के लेखक कौन है। बताइए इसका आंसर क्या है। स्वप्न वासनदाता के लेखक कौन है ये पूछा है। तो नोट कीजिएगा, इसके लेखक हैं भास। भास इज द करेक्ट आंसर। भास के द्वारा ये लिखी गई थी। बताइए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8वां। फटाफट अपन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, किसके लिए सबसे ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलर हुआ था, ये बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बौद्ध दर्शन। किसके लिए, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध जो रिलीजियन था उसके लिए था ये ना, बौद्ध रिलीजियंस के लिए ये, ठीक है ना, और उसके लिए ये पॉपुलर हुआ था। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये की थी 430 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और ये गुप्त डायनेस्टी के द्वारा इसकी
इसको बनाया गया था। आगे चलकर इसको वर्धन डायनेस्टी ने भी इसका जीर्णोद्धार किया था। और अगर बात की जाए तो जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे तो मुस्लिम इन्वेडर्स में सबसे पहला जो गौरी आया था, तो गौरी का जो सरदार था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। और ये नष्ट हो गई थी कब? 1203 के आसपास। इस समय इस पर आग लगा दी थी और ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, उस सोर्स स्रोत का नाम बतलाएं जो कि प्राचीन भारत के लिए व्यापारिक मार्ग पर मौन है। बताइए, उसका नाम आपको बताना है। व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो उसका नाम आपको यहां पर बताना है। सॉरी, बताएं कौन सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर है, अगर आप नोट करें तो मिलिंद पोह, मिलिंद प्नो, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, मिलिंद प्नो कहा जाता है इसको। ये जो स्टेटमेंट है मिलिंद प्नो की, जिसमें कि बौद्ध गुरु के द्वारा जो वचन दिए गए हैं, उस वचन का पूरा स्टेटमेंट आपको मिलिंद प्नो में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज है वो कौन है? आधुनिक मानव जो था उसके हाल का जो पूर्वज था, यानी कि आधुनिक मानव का जो पूर्वज कहलाते हैं, वो पूर्वज कौन था, ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका आंसर है क्रो मैग्नन मनुष्य। क्या नाम था, क्या है इसका? क्रो मैग्नन ह्यूमन। मनुष्य जो था वो क्या था? आधुनिक मानव का पूर्वज कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसको, ये दोबारा आ गया, का चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो वो ये है ताम्रपाषाण काल। ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है, जो ताम्रपाषाण एज है उसको कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया, अंग्रेजों में क्या, अंग्रेजों में कौन था जिसने कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है, फटाफट आप बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर, अगर आपको मालूम है। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा सबसे पहले किसका, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में एक प्राचीनतम शाही आदेश है? क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा, कौन सा एक आदेश था जो कि यहां पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो है शाहगोरा ताम्रपत्र। ठीक है ना, नोट कीजिएगा, क्या? शाहगोरा जो ताम्रपत्र है, उस ताम्रपत्र में इसका आदेश आपको देखने को मिलता है, शाहगोरा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि है जो कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? दाईं से यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखने की जो लिपि थी वो कौन सी है जो कि प्राचीन भारत में लिखी जाती थी? तो इसका जो आंसर है वो नोट कीजिएगा, वो है खरोष्टी। क्या है? खरोष्टी जो लिपि थी, ये लिपि जो थी ये दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि के बारे में देखा जाए तो ये सम्राट अशोक के समय में जितने भी अभिलेख जो कि हमें पश्चिमी भारत में मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, और साथ में अरमाइकी लिपि में भी देखने को मिलते हैं। तो ये दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निगम खालिस्तान एक प्राचीन भारत का व्यापारियों का क्या था निगम किसको बोला जाता था? तो इसका जो आंसर है वो है मणिग्राम। मणि जो ग्राम है वो एक प्राचीन भारत का व्यापारियों का एक केंद्र हुआ करता था जिसमें कि व्यापारी आते थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है,
ये रहा अगला प्रश्न, बताएं इसका आंसर। पुलकेशन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत के दिनांक में करना हो तो इसका वर्ष कौन सा होगा? पुलकेशन फर्स्ट की बात हो रही है, जो कि वादामी का, ये क्या था, वादामी का शासक था। तो इसमें एक शिलालेख है जो कि शक संवत का 465 का यहाँ पे डेटेड है, और इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? देखिए इसमें 465 है, और 465 में अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको कैसे करेंगे? तो विक्रम संवत में आगे बढ़ाने के लिए इसमें अपन को 136 प्लस 465 इसको ऐड करना पड़ेगा, और ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि 136 वर्ष को यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, जो कि हमें विक्रम संवत के लिए आता है। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत की शुरुआत 56 बीसी में हो गई, 58 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और विक्रम संवत के बाद में शक संवत की बात की जाए तो शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुई थी। ये शक की बात है, शक संवत शुरू हुआ था, और ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। तो इसमें बात की जाए तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो लगभग 136 के आसपास आता है। ठीक है, तो इसको हमें ये कैलकुलेट करना है। 36 के आसपास इसमें कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। तो 136 से जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 601 एडी आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 601 जो है वो विक्रम संवत इसका कहलाता है। अगला प्रश्न आ गया, ताम्रसम यानी कि ताम्रपाषाण काल, जिसको कि चालकोलिथिक एज कहा जाता है, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर इसको दफनाते थे? ये क्वेश्चन इसमें है हिस्ट्री का। तो बताइए कौन सी दिशा में रख के इसको दफनाते थे, क्या डायरेक्शन हुआ करता था, ये क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में चालकोलिथिक एज में उस समय के लोग इसको दफनाने की यानी कि उसको ग्रेव करने की जो डायरेक्शन था वो था नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ की ओर ये रखते थे। यानी कि जो सिर होता था वो उत्तर की तरफ होता था और बाकी का शरीर दक्षिण की तरफ में जाता था। ऐसे इसको दफनाते थे, ग्रेव किया करते थे। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 20, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, अब्दुल्लागंज जो तहसील है उसके अंतर्गत आता है। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अपना शैल चित्रकारी, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उस पर यहाँ पे लगभग 10,000 बीसी के समय में यहाँ पे जब आदि मानव रहा करते थे उस समय की शैल चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आ गया है, मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव जो है उसके लेखक कौन थे? तो इसका आंसर याद कीजिएगा, भावभूति मालती माधव के लेखक थे। ठीक है, मालती माधव। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? यानी कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है ये हमें बताना है कि इतिहास के जनक कौन थे, पिता कौन थे, फादर ऑफ द हिस्ट्री। तो वो थे हेरोडोटस को फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके मैं सारे बता रहा हूं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, प्राचीन नगर में तक्षशिला किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर जो तक्षशिला था, जो कि एक प्रकार की यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी, जो कि लगभग 7th सेंचुरी बीसी की बात है ये। ठीक है ना, 700 बीसी के समय के आसपास ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और उस समय थी जो, तो ये किस किस के बीच में स्थित थी, कौन कौन सी नदी थी जिसके बीच में ये स्थिति? नदी पूछा गया है। ये प्राचीन जो नगर है तक्षशिला, ये कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित था? तो नोट कीजिएगा, ये है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में था। ये झेलम, ये दोनों रिवर थी, इन दोनों के बीच में ये प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। यहाँ पे की तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 700 बीसी के आसपास।
ठीक है, जो कि आज के समय में वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान देश में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, सॉरी ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस जो लेखक है, वो पुस्तक है, इसमें ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विशाख दत्त ने। नोट कीजिएगा, विशाख दत्त, विशाख दत्त के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य एम्पायर के शासन काल के बारे में जानकारी इसमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आ गया, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी धारणा एक जैसी है? इन दोनों, इनकी जो धारणा है, जो कि 3 धर्म दिए हैं, बौद्ध धर्म दिया है, जैन दिया है और ब्राह्मण दिया है, तो इनमें जो धारणा है वो एक जैसी कौन सी, कहां, किस में मिलती है? तो इसमें आंसर है कर्मवाद। इन तीनों में एक जैसा जो मिलता है वो कर्मवाद की जो थ्योरी है, ठीक है ना, कर्मवाद का जो सिद्धांत है, कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यहां पर एक जैसा हमें मिलता है। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? तो देखिए, स्टोन एज के बाद में कॉपर एज आता है, तो कॉपर इज द मेटल, फर्स्ट मेटल जो कि मानव के द्वारा उपयोग किया गया था। तो कॉपर एरा, कॉपर एरा जो कि कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की बात की जाती है और उस समय सबसे पहले कॉपर का उपयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में, उस समय की जो सिविलाइजेशन थी उसने सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? प्राचीन भारत के जो बौद्ध थे वो कौन थे? बौद्ध यानी कि प्राचीन भारत के जो मनुष्य थे वो कौन थे, ये बताना है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे वास करते थे। तो दिस इज द करेक्ट, इसका जो आंसर है वो क्या थे? इस समय के जो लोग थे वो एक प्रकार से क्या थे यहाँ पर, रिपब्लिक, सॉरी रिपब्लिक थे ये, यानी कि ये गणतांत्रिक लोग थे, गणतांत्रिक लोग थे, गणतंत्र का में थे, गणतंत्रीय जाति थी ये, जो कि यहां पर, यहां का जो मुखिया होता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न है आपके सामने, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर एक स्थल है, ये किसका स्थल है ये पूछा गया है, और ये कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है ये भी बताना है, और किसका स्थल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है, ये है जावा में। कहां पर है ये? वर्तमान में जावा में स्थित है, ये जावा देश में ये स्थित है, जो कि पूर्वी भारत के पास में स्थित एक कंट्री है जावा, और यहाँ पर 8th सेंचुरी के समय में ये निर्मित एक क्या है, एक बहुत बड़ा स्तूप है, बौद्ध स्तूप बोल सकते हैं इसको, बोरोबुदुर क्या है, एक बौद्ध स्तूप है ये, बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध स्तूप है ये, और बौद्ध स्तूप है ये, और जो कि कब, 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के आसपास इसको बनवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, किसको, ये दोबारा आ गया, चालकोलिथिक एज में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर दीजिए, ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा से पहले की बात है, तो कहां पर यह जानकारी मिलती है कि यहां पर रोम के, भारत तथा रोम के बीच में व्यापारिक संबंध थे? ये कहां जानकारी मिलती है ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है, क्या है इसका आंसर? आर्किमेडू, आर्किमेडू, आर्किमेडू जो जगह है, यहां पर भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी इस खुदाई के दौरान, जो कि आर्किमेडू है, वहां पर जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? देवनागरी जो लिपि है, जो आज के समय में हम जिसको लिखते हैं, इसका जो एशियंट अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कौन सा है? तो वो है ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी जो लिपि है, इस लिपि को
कहा जाता है, ये प्राचीनतम रूप है, और आधुनिक जो है वो देवनागरी है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न जो कि है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव के द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज का उपयोग किया गया था? तो नोट कीजिएगा, इसका जो आंसर है वो है जौ। जौ और उसके बाद में गेहूं, गेहूं का उपयोग किया गया था। तो ये दोनों हैं जो कि सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग किए गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है जो कि है क्या, काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम नमूना किस शैली, मतलब कौन किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो रुद्रदामन के अभिलेख। किसके? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो अभिलेख था उस अभिलेख में मिलते हैं। रुद्रदामन की बात की जाए तो रुद्रदामन जो कि क्या था, शक राजा था ये, और शक राजा में ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और रुद्रदामन के अभिलेख की बात की जाए तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ का जो अभिलेख है वहां पे रुद्रदामन के अभिलेख मिलते हैं। तो रुद्रदामन के अभिलेख में काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, कौन सा बंदरगाह पोडेक के नाम से द पेरिस ऑफ द इरिशियन सी, जिसको कि लाल सागर का भ्रमण कहा जाता है, के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? बताइए इसका आंसर कौन सा है? विच वन इज द आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है आर्किमेडू। क्या है? आर्किमेडू। आर्किमेडू इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? कौन सा वैदिक देवता है जिसको कि सादृश्य माना जाता है, जो कि मुर्गन स्वामी के नाम से जाना जाता है? ये बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है स्कंद। स्कंद या फिर कार्तियन। कार्तिकेयन जो है वो जो देव थे, कार्तिकेयन, कार्तिकेयन के, दिस इज द करेक्ट आंसर, स्कंद देव या फिर कार्तिकेयन देव। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? बताइए। संगम कालीन साहित्य की बात की जाए तो किसके लिए ये दोनों शब्द प्रयोग होते थे? कौन, को एवं मन्नन, ये तीन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो याद रखिएगा, ये होते थे वहां के राजा के लिए, वहां के किंग के लिए ये प्रयोग होते थे, उसके लिए उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? संगम साहित्य की बात की जाए तो संगम साहित्य की शुरुआत जो होती है वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी के बीच की बात है। ये इस समय ये संगम साहित्य हुआ था, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न जो ये भी संगम साहित्य का है, और संगम युगीन व्याकरण की बात की है, रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी गई है? जो कि संगम कालीन व्याकरण थी, और इसकी रचना कौन सी थी? तो इसका भी याद रखना है। क्या नाम है इसका? तोलक पीएम जो व्याकरण है ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। कब की? संगम युगीन व्याकरण की रचनाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39। हितोपदेश के लेखक कौन से हैं? हितोपदेश जो है पीछे जाते हैं, आगे बढ़ गया। हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नारायण पंडित। नारायण पंडित इज द करेक्ट आंसर, जो कि हितोपदेश के लेखक हैं। अगला प्रश्न आ गया, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो इसका आंसर है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। अगला प्रश्न आ गया इसमें, अगला प्रश्न आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, विक्रम संवत। क्या है क्वेश्चन? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? विक्रम, मैंने अभी आपको बताया था, विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है वो होती है 58 BC में। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है ओंकार वट कहाँ स्थित है? ओंकार वट कहाँ स्थित है? तो ओंकार वट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कंबोडिया।
कंबोडिया में स्थित है ओंकारवट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधक जो साधन थे वो क्या थे? मनोरंजन वो कैसे करता था आदि मानव? तो वो शिकार खेल के करता था। कैसे करता था? शिकार करता था, ठीक है ना, शिकार करके ही मनोरंजन किया करता था। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें पूछा गया है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था, यानी कि दक्षिण भारत के लोगों को आर्य बनाया था। तो किस ऋषि को ये कहा जाता है? उस ऋषि का नाम पूछा है, तो उस ऋषि का नाम है ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य को यहां पर कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत के का आर्यकरण किया था और उन सबको आर्य बनाया था ऋषि अगस्त्य के द्वारा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने और यह है क्वेश्चन नंबर 45। स्ट्रबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? बताइए, स्ट्रेबो के अनुसार किसने भेजा था? तो इसका जो आंसर है 20 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर है वो है पांड्यन नरेश। पांड्यन नरेश के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। पांड्यन नरेश ने यहां पर किसके यहां पे भेजा था? संगम युग के समय की बात है और रोम साम्राज्य में अपना यहां पर दूत भेजा था पांड्यन नरेश। पांड्यन जो डायनेस्टी थी, पांड्यन वंश जो था, उसके द्वारा उनके नरेशों ने यहां पर भेजा था। अगला, तिरुवेल्लूर की रचना कुरुल और या फिर मुप्पाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है इसको तमिल का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल का बाइबल। तमिल का बाइबल कहा जाता है। तमिल भूमि का जो बाइबल है उसको कहा जाता है मुप्पाल, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 47। तमिल काव्य का इलाड कहा जाता है। तमिल काव्य का जो इलियड है वो किसको कहा जाता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है शिल्प दिकरम। नोट कीजिएगा, क्या है इसका आंसर? शिल्प दिकरम। दिस इज द करेक्ट आंसर। शिल्प दिकरम जो है वो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है।